मेक इन इंडिया पुश के बावजूद हमारी मैन्युफैक्चरिंग की हालत खस्ता है। देश में जो मैन्युफैक्चरिंग की कंट्रीब्यूशन होती है, जो जीडीपी की तरफ जाती है, बढ़ने के जगह वो फिसल रही है। आईटी जैसी सनशाइन सेक्टर जो इंडिया की शान मानी जाती थी, वहां छटाई हो रही है आजकल। और जो लोग इंप्लॉयड हैं, ना उनके पास इंक्रीमेंट मिल रहा है, ना उनकी जॉब सिक्योरिटी है। खेती पर कोई भी देश निर्भर नहीं कर सकता है ग्रोथ के लिए। वैसे वहां भी किसान दम तोड़ रहे हैं, वो अलग स्टोरी है। उधर देश के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल इस बात से नाराज हैं कि स्टार्टअप इंडिया के नाम पर भारी भारी फंडिंग लेकर एंटरप्रेन्योर्स या तो आइसक्रीम बना रहे हैं या 10 मिनट की डिलीवरी करके खुश हो रहे हैं, अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं। अब उनका यह कहना गलत नहीं होगा कि देखो देखो चाइना क्या कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटर, रॉकेट साइंस, 3D मैन्युफैक्चरिंग जैसे कामों में बिजी है, लगा हुआ है। फैक्ट तो यही है कि हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन और खतरा चाइना, वहां के स्टार्टअप्स ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं। पिछले साल एक शंघाई बेस्ड स्टार्टअप ने दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बना दिया और इस इंजन से एक सक्सेसफुल सैटेलाइट भी लॉन्च कर दिया। चाइना अब रॉकेट टेक्नोलॉजी में इलॉन मस्क के स्पेसएक्स को टक्कर दे रहा है। रीयूजेबल रॉकेट बनाने के बहुत करीब आ चुका है चाइना। वेरी कमेंडेबल। और हमारे देश में किसे कमेंडेबल कहा जाता है? 10 मिनट में डिलीवरी हो गई, वाह वाह, हम तो विश्व गुरु बन चुके हैं। ऑनलाइन लव गुरुज बन रहे हैं, ज्योतिषी चल रहा है और क्रिकेट पर सट्टा लगवाने वाले एप्स भर भर कर उनको फंडिंग मिल रही है और खूब पॉपुलर भी हो रहे हैं लोगों में। पीयूष गोयल शायद एक कड़वा सच जानते हैं। हमारी विशाल जनसंख्या ने हमें 4th लार्जेस्ट जीडीपी तो बना दिया, लेकिन यह सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है हमारे देश में। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, हर जगह आप डाउन टर्न देख रहे हो। और अगर हमारे देश को कोई चीज बचा सकता है तो वो है न्यू एज बिजनेसेस जो कटिंग एज डीप टेक इनोवेशन या सर्विसेज ऑफर कर पाए, जिससे हमारी इंडस्ट्री सही मायने पर ग्लोबल स्केल पर कंपीट कर सके। चाहे एआई हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, रॉकेट रिसर्च जैसे एरियाज में हम जेन्युइनली विश्वगुरु बन पाए। फिर शायद एफडीआई और मैन्युफैक्चरिंग हम एक्चुअली अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने देश में। सही मायने पर हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। जहां शायद पीयूष गोयल थोड़ा गलत थे, लेकिन वो था हमारे स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स की सच्चाई जानने में। हमारे देश में डीप टेक स्टार्टअप्स भर भर के हैं। सिर्फ 10 मिनट की डिलीवरी नहीं हो रही हमारे देश में, और दिक्कतों के बावजूद यहां भर भर के काम भी हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया पर वायरल रील डालने वाले, पैसा देकर 30 अंडर 30 वाले लिस्ट में आने वाले, मछली टैंक में जज बनने वाले, फंडिंग उठाने वाले फाउंडर्स फेमस हो जाते हैं, अपने आप को राजा समझने लगते हैं, अपने दोगलेपन को बेचते हैं, जबकि असली हार्डवर्किंग जो फाउंडर्स हैं उन्हें लाइमलाइट नहीं मिलता। और भी दुख की बात है, उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है। देशभक्त के आज के एपिसोड में जानेंगे हमारे देश में वो हिडन, वो नॉट सो फेमस, वो नॉट सो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स। कौन है ये जो कंपनीज हैं जो आगे जाकर देश को बचा सकते हैं, हमारा नाम दुनिया भर में रोशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के बारे में बताया, वो शंघाई बेस्ड चाइनीज स्टार्टअप नहीं है, जबकि आपने शायद यकीन कर लिया होगा मेरी बातों का। वो एक्चुअली अग्निकुल कॉस्मोस नामक एक चेन्नई बेस्ड इंडियन स्टार्टअप का आविष्कार है, और उनका रॉकेट श्रीहरिकोटा से लॉन्च भी हुआ था। अगर आपको यह पता था तो आप काफी अवेयर हो, कमेंट्स में अपना क्रेडिट क्लेम कर लो। ऐसी अचीवमेंट सिर्फ अग्निकुल कॉस्मोस तक सीमित नहीं है। देश में कई लैब्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, रिसर्चर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिना किसी स्पॉटलाइट के देश का भविष्य बना रहे हैं। इन पर एक नजर डालने की कोशिश करेंगे और फिर बात करेंगे कि कैसे इन स्टार्टअप्स के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी भी हो रही है सिस्टम द्वारा। आजकल के स्पेस इकोसिस्टम में छोटे सैटेलाइट ऑपरेटर्स को बड़ी दिक्कतें आती हैं। देखिए, एक पूरा लॉन्च व्हीकल को ऑर्बिट तक जाना यह बहुत महंगा प्रोसेस होता है, इलैबोरेट प्रोसेस होता है। अब हर छोटे सैटेलाइट के लिए अलग अलग लॉन्च तो आप कर नहीं सकते हो, इसीलिए छोटे सैटेलाइट्स को अक्सर बड़े सैटेलाइट्स या दूसरे छोटे सैटेलाइट्स की एक झुंड के साथ लॉन्च किया जाता है। यानी कई बार शेड्यूल या किस ऑर्बिट तक आप जा सकते हो उस पर ऑपरेटर का ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। ये आप सोच लीजिए वो कैब शेयरिंग होती है, वैसे ही सैटेलाइट राइड शेयरिंग का एक प्रॉब्लम होता है, और दुनिया भर के स्पेस सेक्टर में ये एक प्रॉब्लम है। अब हमारे देश की आईआईटी मद्रास में 2017 में जन्म होता है अग्निकुल कॉस्मोस का। छोटे सैटेलाइट्स की इस बड़ी प्रॉब्लम को दूर करने का एक उद्देश्य होता है। उन्होंने अपने अग्निबाण रॉकेट को कस्टमाइजेबल बना दिया। अगर 30 केजी का पेलोड है तो उसी के हिसाब से अग्निबाण रॉकेट को मॉडिफाई किया जाएगा। 300 केजी का पेलोड है तो एक्स्ट्रा इंजन लगा दिया जाएगा। और ये अग्निलेट इंजन जो है दुनिया का पहला सिंगल पीस फुल्ली 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन। और ये 3D प्रिंटेड सिर्फ एक गिमिक नहीं है, बहुत बार एक्चुअली होता भी है कि 3D प्रिंटेड बोल दिया बड़ा कूल लगता है।
लेकिन इस 3D प्रिंट की वजह से रॉकेट असेंबली टाइम में बेहद कम टाइम लगता है, एकदम जल्दी से क्लाइंट के सैटेलाइट के हिसाब से कस्टमाइजेशन हो सकता है। यानी यह सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की दुनिया में मानो 10 मिनट वाली डिलीवरी का एग्जांपल है। लॉन्च कब होगा, ऑर्बिट में कौन सा जाना है, सब क्लाइंट के अनुसार क्लाइंट कंट्रोल कर सकता है। 30 मई 2024 को अग्निबाण की सक्सेसफुल टेस्टिंग भी हुई है। इसरो का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अग्निकुल कॉस्मोस ने यह भी साबित कर दिया कि वो इसरो के लॉन्च सिस्टम्स के साथ साथ स्मूथली ऑपरेट कर सकता है। इसके बाद जापान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएस में कस्टमर्स ने इंटरेस्ट भी दिखाया है। और अग्निकुल कॉस्मोस इकलौता इंडियन डीप टेक स्टार्टअप या स्पेस स्टार्टअप नहीं है जो दुनिया की नजरों में आ रहा है। स्पेस टेक से लेकर ड्रोन टेक तक, एग्री टेक से लेकर पानी की फैसिलिटीज तक, हर फील्ड में स्टार्टअप्स यहां काम कर रही हैं। उन पर नजर डालते हैं आज के एपिसोड में। बट फर्स्ट, अ क्विक थैंक्स टू आवर एपिसोड पार्टनर्स, अर्बन कंपनी नेटिव आरओ। हमारे देश में वाटर प्यूरिफायर्स की भारी डिमांड ने इसे एक मल्टी 1000 करोड़ इंडस्ट्री ऑलरेडी बना दिया है, जो तेजी से ग्रो भी कर रहा है। यहां बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स आपको डोमिनेट करते हुए मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे HUL है, यूरेका फोर्ब्स है, केंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगेन द सेम थिंग, वर्चुअली जीरो इनोवेशन एंड इंप्रूवमेंट। 90s के दशक में रिवर्स ऑस्मोसिस का इनोवेशन हुआ था, जिसके बाद इस फील्ड में कोई भी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखी गई है, आपके सेहत को ध्यान में रखते हुए। और मेंटेनेंस, वो भी एक मेजर इशू है। डिपेंडिंग ऑन यूजेज, साल में 2-3 बार तो आराम से आपको अपना वाटर प्यूरिफायर सर्विस कराना पड़ेगा। अब आप इसको 7-8 साल का अगर आप एग्जांपल ले लोगे, कॉस्टिंग ले लोगे, तो नई आरओ का कॉस्ट वहीं बन जाता है, सिर्फ मेंटेनेंस में और सर्विसिंग में। अर्बन कंपनी का नेटिव आरओ यहीं पर पूरी इंडस्ट्री को बीट करता है। इसके फिल्टर्स को 2 साल तक सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती है, और यह आपको आपके स्मार्टफोन ऐप के जरिए रियल टाइम TDS वैल्यू भी बताता है। मतलब आप ऐप से जान सकते हो रियल टाइम में आप कितना प्योर पानी पी रही हो, रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। और यह सब पॉसिबल होता है इनके मल्टी माइक्रोन फिल्टरेशन एंड सेल्फ क्लीनिंग आरओ मेम्ब्रेन की वजह से, जो फिल्टर का बिल्ट इन पार्ट है। नेटिव आरओ इंडस्ट्री को अब चैलेंज कर रहा है, और अपनी इनोवेशन, ट्रूली कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच के साथ साथ, जिसमें कस्टमर को कोई टेंशन की ज्यादा जरूरत नहीं है। कंपनी अपने 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी में सब कुछ कवर करता है, बिना किसी लूप होल, बिना किसी स्टार कंडीशंस के। नीचे लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें और भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। एनीवेज, बैक टू आवर इनोवेटिव स्टोरीज। ऑपरेशन सिंदूर और हाल ही में यूक्रेन के रशिया के खिलाफ ऑपरेशन स्पाइडर ने दुनिया को साफ साफ दिखा दिया है कि अब हम एक ड्रोन एज में प्रवेश कर चुके हैं। ड्रोन्स के मामले में IG ड्रोन्स और आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी जैसे स्टार्टअप्स ऑलरेडी हमारे देश में हैं, जो मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स बना रहे हैं। पर इस सेक्टर में शायद सबसे इंटरेस्टिंग स्टार्टअप है वेक्टर टेक्निक्स। इस स्टार्टअप की स्थापना 2022 में हुई थी, और यह सीधा ड्रोन नहीं बनाता है, बल्कि एक ड्रोन में लगने वाले जो मोटर्स होता है, प्रोपेलर होता है, स्पीड कंट्रोलर्स, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, उसे वो मैन्युफैक्चर करता है, जो ड्रोन कंपनीज फिलहाल बाहर से पूरा इंपोर्ट उन्हें कराना पड़ता है, ड्रोन असेंबल इंडिया में जो होता है। इस डिपेंडेंसी को खत्म करने की जो कोशिश हो रही है, हमें आत्मनिर्भर बनाने की जो कोशिश हो रही है, इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन जो बनाने की कोशिश हो रही है, मेक इन इंडिया जो सप्लाई चेन होगा, यह कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात से साबित हो गया जब हाल ही में चाइना ने सिर्फ भारत जाने वाले जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है उस पर रोक लगा दी, जिससे हमारी पूरी ईवी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है, क्योंकि इन्हीं रेयर अर्थ मैग्नेट से ईवी की जान, माने उनकी मोटर्स, वो बनती है। तो ऐसे इनोवेशन और ऐसे कंपनीज की बहुत दरकार है जो पूरा का पूरा हमें एक आत्मनिर्भर सप्लाई चेन दे। मेक इन इंडिया जेन्युइनली, नॉट असेंबल इन इंडिया। इसी आत्मनिर्भरता की कोशिश में माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज जैसे स्टार्टअप भी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहे हैं। 2021 में यह स्टार्टअप IIT मद्रास में इंक्यूबेट हुई थी। 2024 में इन्होंने अपना फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप सिस्टम लॉन्च कर दिया, और उनका दावा यह है कि उनका माइक्रो कंट्रोलर दूसरे चिप के माइक्रो कंट्रोलर से काफी बेहतर है, जिसे वो कम दाम पर बेटर कंप्यूटिंग पावर दे सकता है। अभी ये दावा है, अभी पूरी दुनिया इसको टेस्ट करेगी, देखेगी कि भाई मेड इन चाइना चिप से हम बेटर हैं या नहीं है। पर माइंड ग्रोव कॉन्फिडेंट है कि वो टक्कर जीत पाएंगे चाइना के खिलाफ, और ऐसी ही थिंकिंग हमें चाहिए, दैट वी कैन डू बेटर देन चाइना। इन सेमीकंडक्टर चिप्स पर अगर आप ज्यादा जूम करोगे तो डीप टेक के मामले में हम सीधा नैनोबॉट्स तक पहुंच जाएंगे।
और वहां भी इंडिया में कुछ वेरी इंटरेस्टिंग काम चल रहा है। नैनोबॉट्स के बारे में हम साइंस फिक्शन मूवीज में तो अक्सर देखते आए हैं, लेकिन जो आज का साइंस फिक्शन है वो कल का सच भी तो बन जाता है। अमरीश घोष और डॉक्टर श्रीनिवास नैनोबॉट्स को लेकर एक साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जब उनको ख्याल आया कि ये नैनो रोबोट्स का इस्तेमाल करके मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बड़ा साई-फाई कॉन्सेप्ट तो लगता है सुनने में, पर 2020 में स्थापित थेरा नॉटिलस का यही मकसद है। याद रखिए, एक नैनो रोबोट हमारे सर के बाल का भी 1000 गुना छोटा हो सकता है। अभी इनका प्लान यह है कि किसी मेडिकल ट्रीटमेंट में इन नैनोबॉट्स को यूज करके साबित करें कि इनका जो आइडिया है वो सेफ है और असरदार भी है। अभी के लिए डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी पर फोकस किया जा रहा है। $1 मिलियन से ज्यादा फंडिंग भी इनको मिल चुकी है और इनके नैनोबॉट्स को हाल ही में यूएस की एफडीए एजेंसी ने इनिशियल सेफ्टी रेटिंग भी दी है। और फाउंडर्स का कहना है कि 4 फॉर्च्यून 500 कंपनीज ने उनके साथ पार्टनरशिप और लाइसेंस अग्रीमेंट के बारे में भी बातचीत करना शुरू कर दिया है। तो सोच हमारी आगे है, अब दूसरी कंपनीज फॉलो अप करती हैं और देखते हैं कि यह टेक्नोलॉजी एक्चुअली बनती है या नहीं। लेकिन सोच आगे रखना बहुत जरूरी है। क्वांटम कंप्यूटर्स यानी अगली पीढ़ी के कंप्यूटर्स, इनको डेवलप करने में यूएसए और चाइना में अभी घमासान चला हुआ है, लेकिन इंडिया में भी कुछ स्टार्टअप्स इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। क्यूपाई एआई नामक एक बेंगलुरु बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप है जो इंडिया का सबसे ताकतवर क्वांटम कंप्यूटर बना रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट का कॉन्सेप्ट होता है। यह सबसे बुनियादी टुकड़ा होता है कंप्यूटिंग का, जिसके आधार पर प्रोसेसिंग पावर को हम कैलकुलेट करते हैं। अगर क्यूपाई एआई के इंडस क्वांटम कंप्यूटर के पास अभी 25 क्यूबिट की प्रोसेसिंग पावर है। अब सुनने में ये शायद थोड़ा कम लगे, पर अगर आप ग्लोबल इंडस्ट्री की बात करो तो 100 के आसपास अभी ये क्यूबिट की ताकत घूम रही है। यानी हम पीछे हैं, लेकिन हम कम से कम रेस में हैं। सवाल यह है कि हम रेस में आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। और एआई और क्वांटम कंप्यूटर्स जैसी एक और रेस है जिसको शायद जो देश जीतेगा 21st सेंचुरी छोड़िए, अगले 500 साल तक दुनिया पर राज करेगा। और यह टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। फ्यूजन रिएक्टर न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर से काफी गुना ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, काफी ज्यादा क्लीन होते हैं। इनको बिना किसी लिमिट का एनर्जी सोर्स माना जाता है, पर दुनिया में किसी के पास यह टेक्नोलॉजी अभी तक हासिल नहीं है। जनवरी 2025 में चाइना ने दुनिया को हैरान कर दिया जब उसका एक रिएक्टर 1000 सेकेंड तक न्यूक्लियर फ्यूजन को सस्टेन कर पाया। इंडिया भी उसी लेवल पर तो नहीं है, पर 2024 में स्थापित हुए अनुबल फ्यूजन ने इस रेस में एंट्री तो मारी है। फाउंडर प्रवीण कानी का सपना यह है कि चाइना या यूएस नहीं, इंडिया खुद न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी को क्रैक करेगा। अनुबल फ्यूजन में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ उन्होंने टाई अप किया है ताकि वो अपने फ्यूजन रिसर्च में उनके कटिंग एज लेजर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर पाए। फाउंडर का कहना है कि सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्टेज में 1000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ एक हफ्ता एक्सपेरिमेंट चलाने के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब ये कोई छोटी रकम तो है नहीं। अब चाइना ने भी R&D बजट की कटौती करके तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाया नहीं है। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई मॉडल्स जैसे कटिंग एज फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में महारती हासिल करनी है तो बजट की कटिंग नहीं, बजट बढ़ाना होगा। और बहुत बड़ा बजट है, इसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो शायद यही बजट हमारे देश को बचाएगा। 50 साल का टाइमलाइन सोचना पड़ेगा, थिंकिंग उस तरीके से बढ़ानी पड़ेगी। 20 साल पहले सोचो, अगर कोई कहता कि चाइना जैसा देश यूएस की बराबरी नहीं बल्कि उससे आगे बढ़ जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में, तो लोग मानते नहीं, आप पर लोग हंसते अगर कोई ऐसा बोलता तो। लेकिन शायद इसी विश्वास के वजह से, इसी लॉन्ग टर्म थिंकिंग के वजह से चाइना आज आगे बढ़ पा रहा है, क्योंकि उसने रिस्क लिया था, लॉन्ग टर्म आइडियाज में इन्वेस्ट किया था, अपने टैलेंट पर विश्वास किया था और ग्लोबल जो चाइना में लोग बाहर चले गए थे उनको वापस अट्रैक्ट किया था एट द हाईएस्ट रेट। क्या इंडिया ऐसा कर सकता है या नहीं? पीयूष गोयल ने डीप टेक की तारीफ तो की, ई कॉमर्स स्टार्टअप को डांट भी लगा दिया, पर क्या वो हमारे इस छोटे से लिस्ट जिसमें हमने डीप टेक स्टार्टअप्स की बात की, क्या वो कह सकते हैं कि सरकार ने कितना सपोर्ट किया या सरकार के सपोर्ट की वजह से ही ये डीप टेक स्टार्टअप्स आज जिंदा हैं? और हमने तो सिर्फ 5 एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं। ढूंढने पर आपको 500 से ज्यादा डीप टेक स्टार्टअप्स मिल जाएंगे हमारे देश में।
हमने कोई रैंकिंग नहीं की है, ना ये लिस्ट कोई कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, बस एक चीज साबित करने की कोशिश करता है ये छोटा सा लिस्ट, ये छोटा सा एपिसोड, कि दोष एंटरप्रेन्योर्स का नहीं है, दोष स्टार्टअप्स का नहीं है, दोष सिस्टम में है। डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम एक नॉर्मल स्टार्टअप इकोसिस्टम से काफी अलग होता है। नॉर्मल स्टार्टअप में क्या होता है, प्रोडक्ट बनाओ, उसको स्केल अप करो, वीसी से खूब सारा पैसा उठाओ, खूब सारा मार्केटिंग करो, आईपीओ ले जाओ, सब मालामाल, सब लोग खुश। पर डीप टेक स्टार्टअप्स में प्रोडक्ट से पहले आपको एक टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू करना होता है, चीजें बनानी पड़ती हैं फ्रॉम स्क्रैच। पहले लैब में इनोवेशन करोगे, उसके बाद उसके बुनियाद पर आप प्रोडक्ट और बिजनेस मॉडल सोच सकते हो। यानी लैब और बाजार दोनों जगह जीतना पड़ेगा, और भी मुश्किल काम है ये। डीप टेक स्टार्टअप का असली मैजिक भी यही है, अगर आइडिया सच हो जाता है, साकार हो जाता है, तो दुनिया बदल सकती है। इंटरनेट ले लो, एआई ले लो, रीयूजेबल रॉकेट ले लो। एक टाइम पर सब कुछ सिर्फ एक थ्योरेटिकल मॉडल था। रीयूजेबल रॉकेट कुछ समय पहले तक इंपॉसिबल था, लेकिन आइडिया कामयाब हो गया तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी उतना ही ज्यादा होता है। इसी वजह से शायद इलॉन मस्क इज द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ टुडे। पर ऐसा ब्रेक थ्रू करने के लिए दशकों का टाइम लग जाता है, बहुत सारा पैसा लग जाता है, और नाकाम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी डीप टेक एक हाई रिस्क लॉन्ग टर्म बाजी है, जिसमें सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ऐसे स्टार्टअप्स को इंडिया में सारी दिक्कतें पेश आती हैं क्योंकि सरकार उसके साथ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भारत में इन्वेस्टर को चाहिए कि 5 साल में उसका पैसा डबल हो जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम है, 2014 से लेकर 2024 के बीच में इंडिया में सारे डीप टेक स्टार्टअप्स में कुल मिलाकर लगभग $2 बिलियन का पैसा लगाया गया है। यह सिर्फ एक दशक में जोमैटो में जो पैसा लगाया गया है उससे कम है। फिर से समझिए आप, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरे स्टार्टअप्स में जितना पैसा मिलाया है, सब डीप टेक स्टार्टअप को आप स्टैकअप कर दो, सब फंडिंग मिलाकर भी सिर्फ जोमैटो की फंडिंग भी बराबर आती है। इसके बावजूद हमारे देश में कई ऐसे डीप टेक स्टार्टअप्स हैं, इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स हैं, जैसे आईजी ड्रोन्स, जो आज मिलिट्री ड्रोन्स बना रहा है हमारे देश के लिए, सालों तक फंडिंग के लिए स्ट्रगल करता रहा। लेकिन सवाल यह है कि आईजी जैसे कितने और स्टार्टअप्स होंगे जो फंडिंग के बिना बंद हो गए, और जिनका नुकसान सिर्फ उन फाउंडर्स को नहीं हुआ बल्कि पूरे देश को हुआ। तो सवाल पीयूष गोयल से यह बनता है कि आपने क्या किया है? डांट तो दिया, लेकिन आपने क्या किया है पिछले 10 सालों में डीप टेक को सपोर्ट करने के लिए, उनको पुश करने के लिए, उनको ग्लोबल लेवल पर कंपेटिटिव बनाने के लिए? देखिए, क्रेडिट वेयर ड्यू, सरकार इस लॉन्ग टर्म फंडिंग वाले प्रॉब्लम को बिगनिंग से समझती है। ऐसा नहीं है कि समझी नहीं है कि एक प्रॉब्लम है। 2016 में, जी हां, 2016 में स्टार्टअप इंडिया के तहत 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड स्कीम लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का फंडा यह था कि सरकार एक पैसा एक सरकारी बैंक को दे, फिर वो बैंक ये पैसा लेकर अलग अलग वीसी फंड्स को दे। अब ये वीसी फंड्स फिर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे, पर शर्त यह होगा कि अगर सरकार का 1 करोड़ दिया जा रहा है तो वीसी फंड भी अपना 1 करोड़ इन्वेस्ट करेगी, यानी सरकार का योगदान उसे मैच करना होगा। थियरी में बहुत अच्छा आइडिया है। उम्मीद थी कि सरकार के इस पैसे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर लगाया जाएगा, पर सरकार बस ऐसा रूल ना जारी करना भूल गई थी कि किस फील्ड में देना है, किस फील्ड में नहीं देना है। तो हुआ यह कि जो डीप टेक लॉन्ग टर्म स्टार्टअप को सपोर्ट करना था, जो पैसा इनको मिलना था, वो पैसा पूरी ई कॉमर्स स्टार्टअप जैसे चीजों की तरफ चले गया। 2025 में जाकर सरकार को समझ में आया, उनकी आंखें खुली, फिर उन्होंने हाईटेक और मैन्युफैक्चरिंग में अलग पैसा एलोकेट करने का डिसीजन लिया। ठीक वैसे ही स्टार्टअप इंडिया के लॉन्च होने के 8 साल बाद तक एंजल टैक्स को रद्द नहीं किया गया था, जबकि सब चीख चीख कर कह रहे थे कि इसी के वजह से अर्ली स्टेज की फंडिंग नामुमकिन सी हो गई है। और आज भी सरकार की नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी फाइनलाइज नहीं हुई है, सिर्फ ड्राफ्ट वर्जन में मौजूद है। यानी फंडिंग सिस्टम, ग्लोबल कोलैबोरेशन, आईपी प्रोटेक्शन जैसे मुद्दों पर पूरी क्लैरिटी नहीं है, पूरा फोकस सरकार का नहीं है। डीप टेक में दशकों रिसर्च करना पड़ता है, और 1-2 साल का अगर फंडिंग डिले हो गया तो सब कुछ चौपट हो सकता है। कंपटीशन आपसे कई कोसों आगे भी निकल सकता है। और जहां तक कॉम्पिटिटर की बात है तो आंकड़े हम सब जानते हैं। चाइना की डीप टेक वीसी फंडिंग इंडिया से 10 गुना ज्यादा है, और यह कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। जहां इंडिया अपने बजट में सिर्फ 0.7% आर&डी पर खर्च करता है, चाइना अपने मैसिव बजट का 2.6% खर्च करता है। चाइना की कॉरपोरेशन, सरकारी एजेंसीज और सैकड़ों चाइनीज यूनिवर्सिटीज के बीच में बहुत हाई लेवल की कोलैबोरेशन होती है ताकि रिसर्चर्स सीधे एंटरप्रेन्योर्स बन पाए। इंडिया में 4-5 यूनिवर्सिटीज में ही शायद ऐसा होता होगा, बाकी में दीवार पर गोबर लगाने का भी कार्यक्रम चल रहा है।
इसीलिए हमारे बेस्ट रिसर्चर्स भी विदेश चले जाते हैं। जो यहां हैं वो अगर अपना मुंह कभी गलती से खोल देते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। तो फिर ज्यादा हैरानी की बात नहीं है कि बेटिंग एप्स वाले लोग बिलियनर बन रहे हैं और जो डीप टेक वाले लोग हैं वो फंडिंग का इंतजार करते करते ही बुढ़ा रहे हैं। और इससे नुकसान याद रखिए एंटरप्रेन्योर्स का नहीं हो रहा है। आज का एपिसोड हमने एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं बनाया है। आज का एपिसोड ये बताने के लिए बनाया है कि देश का नुकसान हो रहा है। अगर ये नए सेक्टर सक्सेसफुल नहीं हुए तो आपको नई इंप्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। आप विश्व गुरु बनना भूल जाइए, आप ग्लोबल कंपेटिटिवनेस भूल जाइए। फिर वही डिलीवरी का काम रह जाएगा। उसको डिलीवरी करो 10 मिनट में और उसी से पैसा कमाएगी हमारी यंग इंडिया। टैलेंट की कमी नहीं है हमारे देश में, एक सपोर्ट सिस्टम की कमी है। और नतीजा यह है कि आज जो हमने छोटे मोटे जो सक्सेस स्टोरीज की बात की है उनमें से हर एक के लिए 20 और ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सिर्फ देश के लिए नहीं पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, पर उनको मौका चाहिए, उनको मौका नहीं मिल रहा है। सरकार को यह बात माननी होगी कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। स्टार्टअप्स को ही फुल सपोर्ट देना होगा, क्रेडिट लेना नहीं, सपोर्ट देना होगा। फिर शायद आगे जाकर हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, विश्व गुरु बनने की बात कर पाएंगे। सवाल यह है कि क्या सरकार अब यह समझेगी कि एग्रीकल्चर नहीं, मेक इन इंडिया नहीं, सर्विसेज नहीं, न्यू एज डीप टेक स्टार्टअप्स ही हमारे देश को बचा सकती हैं।